नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। मुगल वंश का एक बहुत इम्पोर्टेंट शासक है, बाबर का बेटा था। इसके बारे में पूरी जानकारी हम देखते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। 1508 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था बच्चों, काबुल में हुआ था। आज अफ़गानिस्तान में जो जगह पड़ती है काबुल, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था। ये मैप में आप देख सकते हैं काबुल, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। माता का नाम क्या था? माहम बेगम। पिता का नाम आप सभी जानते हैं, बाबर था। इसका राज्याभिषेक कब हुआ? जब बाबर की मृत्यु हो गई ना, तो उसके बाद 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगरा की गद्दी पर बैठा, आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ, वहाँ पर ये बैठा। और इसके अलावा बता दूँ, बाबर के टोटल जो है मुख्य तौर पर 4 बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा हुमायूं था, जिसका मूल नाम जो था ना वो नसरुद्दीन मोहम्मद था। नसरुद्दीन मोहम्मद इसका मूल नाम था। हुमायूं हुमायूं इसको कहकर बुलाते थे। हुमायूं का मतलब होता है जो लकी पर्सन होता है, सौभाग्यशाली इंसान होता है, उसी को हुमायूं कहा जाता है। हुमायूं का अर्थ यही होता है। लेकिन लक्की नाम का या कहा जाए सौभाग्य के लिए इसके जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कहा जाए कि इसका जो जीवन है सौभाग्यशाली रहा हो या इसका जो जीवन है इसके लिए बहुत लक्की रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये गिरता पड़ता इसने जीवन की शुरुआत की, गिरता पड़ता ही इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत संघर्ष इसने जीवन में किया, वो सब एक एक करके समझेंगे। तो बाबर के 4 बेटे, हुमायूं सबसे बड़ा, फिर कामरान, अस्करी, भिंदाल। हुमायूं ने मरने से पहले ही अपनी वसीयत में रखा था कि उसका जो साम्राज्य इन 4 बेटों में बांटा जाएगा। उसने हुमायूं को भी कहा कि बेटा, अपने भाइयों के साथ कभी भी दगाबाजी मत करना, उनके साथ साम्राज्य का बंटवारा कर देना। और हुमायूं ने ऐसा किया भी। हुमायूं ने ऐसा किया भी, कभी भी अपने भाइयों के साथ कोई दगाबाजी नहीं की। लेकिन इसके भाई उतने ही ख़राब थे कि उन्होंने हुमायूं का साथ नहीं दिया। इसके भाइयों ने कभी भी हुमायूं का साथ नहीं दिया, लेकिन हुमायूं ने इनका कभी भी बुरा नहीं चाहा। तो शुरुआती जीवन की बात करते हैं हुमायूं की। जब बाबर जिंदा था, जब ये 12 वर्ष की आयु का था, जब ये 12 वर्ष की आयु था, तो कह सकते हैं कि 1520 ईस्वी में, 1520 ईस्वी के आसपास इसको बदखशा का सूबेदार बनाया हुआ था बाबर ने। बदखशा अफ़गानिस्तान, बदखशा का सूबेदार बनाया हुआ था, क्योंकि उस समय 1520 के आसपास बाबर था इन्हीं इलाकों में मजबूत था। भारत में तो 1526 के बाद उसकी मजबूती आई, जो पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। तो बदखशा का सूबेदार इसको बनाया हुआ था हुमायूं को 12 वर्ष की आयु में। उसके बाद जब मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, मृत्यु हो जाती है बाबर की, तो गद्दी पर तो बैठना होता है हुमायूं को। लेकिन उस समय जो मुग़लों का मंत्री था, जिसका नाम था निजामुद्दीन, पूरा नाम था निजामुद्दीन अली मोहम्मद खलीफा, इसने एक षड्यंत्र रचा। इसने सोचा जो हुमायूं है ये गद्दी पे बैठने लायक नहीं है, मुग़ल वंश का अगला उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं है। तो इसने एक षड्यंत्र रचा, जिसके तहत इसने बाबर का जो बहनोई था, बाबर के जो जीजा थे मेहंदी ख्वाजा, उनको गद्दी पर बैठाने का इसने प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। जब हुमायूं को पता लगा कि ये प्रयास कर रहा है, और उसके बाद हुमायूं ने ऐसी चालें चली कि इसने अपना जो प्रण बनाया हुआ था, सोच बनाई हुई थी मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने की, वो अपना जो मन से वो प्रण था हटा दिया। तो फिर गद्दी पर बैठा हुमायूं। ये असफल प्रयास हुआ था शुरुआती दौर पर, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या आई हुमायूं के जीवन में। कठिनाइयाँ तो बहुत आई। आप सोच के देखिए, ये देखिए, पहले समझिए ये मैप। ये जो मैप है, ये वाला जो इलाका है, ये बाबर ने जीत रखा था। लेकिन बाबर का जो पूरा जीवन है वो युद्ध लड़ते लड़ते ही समाप्त हो गया था। वो अपने इस पूरे साम्राज्य को संगठित नहीं कर पाया। ऐसा जीता तो पूरा साम्राज्य, लेकिन कभी इधर लड़ाई कर रहा, कभी इधर लड़ाई कर रहा है। लेकिन ये जो साम्राज्य जीता, यहाँ पर कोई एक रूल रेगुलेशन नहीं बना पाया कि भैया आप वाले इलाके में मैं अपना ये सूबेदार नियुक्त कर रहा हूँ और यहाँ से मुझे इतना टैक्स आना ही चाहिए, यहाँ से इतना टैक्स आना ही चाहिए। ये कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बना पाया। जो आगे के जो शासक हैं, अकबर
औरंगजेब जो बनाते हैं वैसा कुछ सिस्टम नहीं बना पाया। ठीक है, तो इस साम्राज्य को संगठित करना हुमायूं के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके अलावा बाबर को आप जानते हैं, इसने लोदी वंश को समाप्त किया था। लोदी वंश के इब्राहिम लोदी को मारकर लोदी वंश को समाप्त करके मुग़लों की नींव रखी थी ना। तो लोदी वंश कौन थे? ये अफ़गानी थे। भले ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन कई अफ़गानी जो थे पहले से ही मजबूत थे यहाँ, और बिहार वाले इलाकों में वो पल रहे थे। इसके अलावा जो जनता थी वो भी प्यार करती थी अफ़गानियों से ही, अफ़गानी ही उनके दिल में बसे हुए थे। और नया कोई शासक, बाबर जैसा कोई नया शासक आ गया, आक्रांता विदेशी आक्रमण आ गया, वो ये समझते थे कि विदेशी आक्रमण हो गया है, तो इनको अपना भी नहीं रहे थे हुमायूं और जैसे लोगों को। तो वो उनकी जो प्यार था, उनका जो लगाव था, वो अफ़गानियों के साथ था। तो अफ़गानी सबसे बड़े चैलेंज इनके लिए बनकर आए। तो बाबर ने एक विस्तृत साम्राज्य तो छोड़ा, मगर वह संगठित नहीं था। ये समझ में आ गया आपको। जनता अभी भी अफ़गानों को ही अपमानती थी। और इसके अलावा एक अफ़गानी था महमूद खां लोदी, ये सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ था। इसके अलावा एक और अफ़गानी था शेर खां, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाएगा, जो हुमायूं को 15 वर्षों के लिए हुमायूं से साम्राज्य भी छीन लेगा और भारत में एक नए वंश की शुरुआत करेगा, सूरी वंश। वो भी सब पढ़ेंगे आगे चलकर। तो शेर खां, महमूद खां, ये दो अफ़गानी थे, बहुत बड़े दुश्मन थे। इनको भी समाप्त करेगा हुमायूं धीरे धीरे, वो पूरी कहानी में बताऊंगा। इसके अलावा गुजरात देख रहे हैं, गुजरात में एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक था बहादुर शाह। ये बहादुर शाह वही है जो समुद्र में डूब के मर गया था। समुद्र में डूबने से इसकी मृत्यु हो गई थी जब पुर्तगालियों से झगड़ा हुआ था। तो बहादुर शाह भी एक बहुत बड़ी खटक था हुमायूं के लिए। इसके अलावा धन का अभाव था। जैसे मैंने बताया कि बाबर ने पूरा हमला करके पूरा पैसे पूसे लूटे तो, लेकिन वो जानता था कि जनता जो है मुझे इस तरीके स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए जनता में उसने धन बंटवाया था। बहुत चांदी के सिक्के, धन, उन सब बंटवाया था। इसी कारण से तो बाबर को कलंदर की उपाधि मिली थी। तो इन सब चीज़ों को करने में धन की कमी आ गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि जो जो क्षेत्र जीते हुए थे वहाँ से प्रॉपर कोई टैक्स मिल रहा हो, ऐसा भी कोई रूल और रेगुलेशन नहीं बनाया हुआ था। इसलिए धन की अभाव थी, धन की कमी थी। धन की कमी होगी तो बड़ी सेना रख नहीं पाएगा हुमायूं, बड़ी सेना होगी नहीं तो उसके लिए चैलेंजेस जो है वो बढ़ते चले जाएंगे। इसके अलावा और बड़ी प्रॉब्लम थी इसके भाई। इसके भाई जो थे वो इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किए। इसने अपने भाइयों में साम्राज्य का बंटवारा किया हुआ था। अभी बताऊंगा मैं कौन सा साम्राज्य किसको दिया था। तो साम्राज्य का बंटवारा तो किया हुआ था, लेकिन इसके भाई इसी को लूटना चाह रहे थे। इसी को मौका जब मिलता था इसको लूट लेते थे। और ये अपने भाइयों के प्रति दयालुपन दिखाता था, दयालु भाव दिखाता था। वो इतिहासकार बताते हैं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी रही कि इसने अपना साम्राज्य अपने भाइयों को बांट दिया। तो ये सबसे बड़ी भूल मानते हैं इतिहासकार। लेकिन इसने तो अपने पिता का फ़र्ज निभाया। इसके पिता ने कहा था इसको कि ऐसा करने के लिए, वो इसने किया, लेकिन इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया। तो इसकी किस्मत थी। भाइयों में इसने साम्राज्य का विभाजन किया था। जैसे कामरान को काबुल और कंधार वाला क्षेत्र दे दिया था, और अस्करी को संभल यूपी के आसपास वाला क्षेत्र दे दिया था। हिंदाल को अलवर वाला क्षेत्र दे दिया था, राजस्थान के आसपास वाला क्षेत्र हिंदाल को दे दिया था। तो ये क्षेत्र बांट दिया था उसने। अब प्रमुख युद्ध कौन कौन से लड़े हुमायूं ने अपने पूरे जीवन काल में, वो देख लेते हैं। एक नज़र में आपको ये लिस्ट बता देता हूँ, फिर डिटेल में भी देखते हैं। सबसे पहले कालिंजर पर आक्रमण हम पढ़ेंगे 1531 ईस्वी में। कालिंजर पर जब आक्रमण किया था, कालिंजर का जो शासक था बुंदेलखंड में, जगह ये बुंदेलखंड जो था उसी में एक कालिंजर किला था, उस पर आक्रमण किया था। वहाँ पे प्रताप रुद्र शासक था, उस पर हमला किया था। हालांकि इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता, संधि हुई थी इस युद्ध में। उसके बाद दोहरिया का युद्ध हुआ था। दोहरिया का युद्ध वो अफ़गानी जो महमूद लोदी था उसके साथ हुआ था। इसमें हुमायूं जीत जाता है। चुनार का पहला घेरा, चुनार एक किला था।
चुनार एक किला था, बनारस के पास ये किला है, इसको घेर लेता है और वहाँ पे शेरशाह सूरी होता है, शेर खां होता है, उसको घेर लेता है। लेकिन कुछ कारणवश उनमें समझौता हो जाता है तो चुनार का घेरा खोल देता है ये हुमायूं। इतिहासकार बताते हैं ये भी इसके जीवन की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करता, अगर वहीं पे निपटा देता शेर खां को, तो शेर खां आगे चलकर इसे साम्राज्य नहीं छीनता। उसके बाद बहादुर शाह से संघर्ष। गुजरात का जो शासक है बहादुर शाह संघर्ष, इससे 1535 से 36 तक संघर्ष चला। हालांकि इसमें जीत हासिल हो गई थी हुमायूं को। उसके बाद शेर खां से संघर्ष चला 1537 से 1540 तक। ये शेर खां से प्रॉपर संघर्ष चला, जिसमें दो महत्वपूर्ण युद्ध, चौसा का युद्ध, ये बिहार में जगह पड़ती है, और कन्नौज का युद्ध, यूपी के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर ये दो युद्ध लड़े जाते हैं और इन युद्धों के माध्यम से हुमायूं को पूरी तरीके से हराकर यहाँ से भगा दिया जाता है। हुमायूं सिंध होता हुआ ईरान भाग जाता है। तो 1540 से 1555 तक हुमायूं वहीं पर रहता है और यहाँ पर इंडिया में सूरी वंश का साम्राज्य स्थापित होता है। तो फिर से हुमायूं की वापसी होती है 1555 में। दो युद्ध लड़ता है, पंजाब में जगह पड़ती है लुधियाना के पास मच्छीवाड़ा, उसके बाद कुछ ही किलोमीटर दूर सरहिंद, पंजाब में ही जगह पड़ती है, सरहिंद का युद्ध होता है। इन दो युद्धों को जीतने के बाद हुमायूं ने अफ़गानियों को हराया और फिर से उनका साम्राज्य समाप्त कर दिया और फिर से हुमायूं गद्दी पर बैठ गया। लेकिन इसके एक ही वर्ष के बाद 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की। तो उसका जीवन समाप्त हो गया। इसी कारण से एक इतिहासकार है लेनपुल, उन्होंने कहा है, उन्होंने अपनी किताब में टिप्पणी की है हुमायूं के बारे में। टिप्पणी ये की है ना कि उन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही अपनी जान गंवा बैठा, ये लेनपुल ने कहा है। तो एक एक करके सभी युद्धों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कालिंजर पर आक्रमण। बच्चों, कालिंजर या किला जो है ना बुंदेलखंड में पड़ता है, ये वाला इलाका मध्य प्रदेश यूपी के बॉर्डर के आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर ये कालिंजर का किला है। कालिंजर के किले पर आक्रमण क्यों किया, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में कालिंजर के किले पर आक्रमण किया। कारण ये था कि जो यहाँ का जो शासक थे प्रतापरुद्र, वो अफ़गानों का सपोर्ट कर रहे थे, अफ़गानियों का सपोर्ट कर रहे थे, और अफ़गानी हुमायूं के सबसे बड़े दुश्मन थे, आप जानते हैं। और दूसरा कारण था ये किला एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इतना महत्वपूर्ण किला था, जो भी राजा इसे जीत लेता था वो जल्दी हारता नहीं था। कोई बाहरी आक्रमण होता था तो इस किले की बनावट के कारण, इसकी ऊंचाई के कारण वो जीत जाया करता था, सुरक्षित हुआ करता था। तो इस किले ने अपनी ओर आकर्षित किया हुमायूं को, तो यही कारण था हमला करने का। और यहाँ के जो शासक है प्रतापरुद्र के साथ युद्ध होता है हुमायूं का। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस युद्ध के दौरान दो मुश्किलें आई हुमायूं के जीवन में। पहला, जब ये युद्ध लड़ने के लिए बुंदेलखंड गया था हुमायूं, इसका भाई जो कामरान था उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, पंजाब वाला क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। और दूसरा जो अफ़गानी था महमूद लोदी ने बिहार वाले इलाके में खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये समस्या इसके सामने दो आ गई। तो इसी कारण से इसने जल्दीबाजी में संधि कर ली प्रतापरुद्र से संधि कर दी, और जो भी युद्ध में नुकसान हुआ है वो पूरा भरपाई प्रतापरुद्र ने कर दिया। और हुमायूं वापस आगरा लौट गया। आगरा लौटने के बाद उसने मंथन किया, बोला कि कामरान ने जो पंजाब लूट लिया है कोई दिक्कत नहीं, भाई ही है, इतना चलता है। उसने पंजाब वाला जो क्षेत्र जीता हुआ था, कामरान ने जीता था ना, वो उसी को रहने दिया। इसके अलावा कुछ और क्षेत्र भी आसपास दे दिया, बोला भाई तू खुश रहे। लेकिन उसकी नज़र पड़ी महमूद लोदी, क्योंकि महमूद लोदी ने बिहार में अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और बगल में जौनपुर है, उसने जौनपुर पर भी अधिकार कर लिया। जौनपुर में उस समय मुग़लों का ही राज हुआ करता था। मुग़लों ने ही अपना एक सूबेदार वहाँ पर नियुक्त किया हुआ था, उसको भगा दिया गया महमूद लोदी के द्वारा और जौनपुर पर अधिकार कर लिया। तो अब बैठने वाला तो था नहीं हुमायूं। इसी कारण से अगला युद्ध होता है दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में। ये युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में होता है।
जौनपुर के पास गोमती नदी के आसपास एक क्षेत्र पड़ता है दोहरिया, वहाँ पे ये युद्ध होता है हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में। हुमायूं की इसमें जीत हो जाती है, हुमायूं इसमें जीत जाता है। मैंने बताया जौनपुर हुमायूं के ही अधीन था। जौनपुर में उसने अपना एक सूबेदार बरलास को नियुक्त किया हुआ था, लेकिन अफ़गानियों ने इस बरलास को भगा दिया। इसी कारण से हुमायूं ने आक्रमण किया और महमूद लोदी को इस युद्ध में हरा दिया। तो महमूद लोदी की कहानी तो यहाँ समाप्त होगी, क्योंकि इस युद्ध को हारने के बाद वो भाग गया, उड़ीसा वाले क्षेत्र में भाग गया। ठीक है, तो इसके बाद इसी वर्ष चुनार का किले पर पहला घेरा डाला जाता है हुमायूं के द्वारा। ये चुनार का किला बहुत महत्वपूर्ण था। ये पूर्वी द्वार इसको कहा जाता था। देख लीजिए, बनारस के पास है, ये पूरा बंगाल बिहार वाला जो क्षेत्र है, इसे अगर पूर्वी भाग माना जाए तो पूर्वी हिस्से का ये गेट है, गेट नुमा ये कह सकते हैं, द्वार है चुनार फोर्ट। क्योंकि इसको जीत लिया तो पूर्व में हमला करना आसान हो जाता था, पूर्व में जीत हासिल करना आसान हो जाता था। तो इसी उद्देश्य से चुनार का घेरा डाल दिया हुमायूं ने। लेकिन आप जानते हैं उस समय चुनार का जो किला था वो किसके अधीन था? शेर खां के अधीन था, शेर खां के अधीन था। तो चुनार पर जब ये घेरा इसने डाला हुआ था और बाहर से जो खाना पीना आ रहा था अंदर वो भी बंद करवा दिया, तो शेर खां की हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन शेर खां की किस्मत अच्छी थी कि बहादुर शाह जो था वो अपने पैर पसारने लग गया। गुजरात वाला क्षेत्र के अलावा वो मालवा का क्षेत्र उसने जीत लिया और राजस्थान में वो अपनी एंट्री कर रहा था। उसने तोपखाने स्थापित कर दिए थे। जब ये बात हुमायूं को पता लगी तो उसने बहादुर शाह को सबक सिखाना सोचा। इसी कारण से सोचा यहाँ पर टाइम लग सकता है तो यहाँ पर संधि कर लेते हैं। तो शेर खां ने और हुमायूं के बीच संधि हो गई और इस संधि के तहत शेर खां का जो बेटा था कुतुब खां, उसके नेतृत्व में कुछ सेना को हुमायूं की सेवा में उसके दरबार में भेज दिया गया। हुमायूं खुश हो गया और इस घेरे को छोड़कर आगरा वापस चला गया। इतिहासकार बताते हैं ये भी इसके जीवन की बहुत महत्वपूर्ण गलती थी, क्योंकि अगर ये घेरा ना किया होता, कुछ वर्ष और रुक गया होता, तो क्या पता यहाँ पर शेर खां का काम तमाम कर सकता था। शेर खां का काम तमाम हो जाता तो आगे जो जीवन में इसके समस्या आई थी 15 वर्ष, वो ना आती शायद। तो खैर, उसके बाद ये चला गया आगरा। आगरा जाने के बाद इसने तैयारी शुरू की बहादुर शाह पर आक्रमण करने की। तो जब बहादुर शाह पर आक्रमण करने की जो सोच रहा था 1535 ईस्वी में, तो उस समय जो गुजरात का जो शासक बहादुर शाह था, ये चित्तौड़ जो गढ़ था, चित्तौड़गढ़, उसका घेरा डाले हुए था। ये चित्तौड़गढ़ देख रहे हैं, चित्तौड़गढ़ का घेरा डाले हुए था। और चित्तौड़गढ़ की जो राजमाता थी उस समय वो कर्णावती थी। चित्तौड़गढ़ की जो माता थी उस समय कौन थी? कर्णावती। तो कर्णावती को जब पता लगा कि हुमायूं बहादुर शाह पर आक्रमण करने वाला है, तो कर्णावती ने सोचा क्या पता बहादुर शाह से हमको छुटकारा मिल जाए। तो इसी कारण से हुमायूं को राखी भेजी गई कर्णावती के द्वारा, एक राजपूत शासिका के द्वारा। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं दिया हुमायूं ने। और आखिरकार 1535 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर ही लिया शेरशाह सूरी ने, या सॉरी बहादुर शाह ने। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर 1535 ईस्वी में अपना अधिकार कर ही लिया। जब ये बात हुमायूं को पता लगती है तो हुमायूं तुरंत आक्रमण करना शुरू कर देता है बहादुर शाह पर, और इस युद्ध में बहादुर शाह की हार होती है और वो भागकर मांडव चला जाता है, या मांडू जिस जगह को बोलते हैं ना, वहाँ चला जाता है। मांडू की किले में छुप जाता है। लेकिन हुमायूं मांडू तक इसका पीछा करता है तो बहादुर शाह को यहाँ से भी भागना पड़ता है। तो वो चंपानेर होते हुए दीव में भाग जाता है। दीव, दमन और दीव आप सुने हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश है, उस जगह ये भाग जाता है बहादुर शाह जान बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। तो ये वाला जो क्षेत्र है जो बहादुर शाह ने जीते हुए थे, अहमदाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है, वो जीत लिया जाता है किसके द्वारा? हुमायूं के द्वारा।
और इस क्षेत्र को ये अपने भाई को देकर वापस मांडू के किले में आ जाता है हुमायूं। इसका भाई कौन था? अस्करी। अस्करी को जो जीते हुए क्षेत्र गुजरात के वो देने के बाद ये मांडू किले में आ जाता है हुमायूं, और अस्करी इस क्षेत्र को संभालता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो बहादुर शाह था उसने अस्करी को हराने के बाद अपना साम्राज्य वापस छीन लिया, वापस छीन लेता है अपना साम्राज्य। लेकिन वो इंजॉय नहीं कर पाता है बच्चों। बहादुर शाह भले ही साम्राज्य अपना पा लेता है, लेकिन उसके अगले ही वर्ष 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों से झड़प होती है, और इस झड़प में ये जो आपका अरब सागर है, अरब सागर के समुद्र में डूबने से इसकी मृत्यु हो जाती है बहादुर शाह की। तो बहादुर शाह का यहाँ कल्याण हो गया। इतनी कहानी आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बहादुर शाह हार गया था हुमायूं से, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने अपना साम्राज्य दोबारा पा लिया था, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पाया। 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वापस चला गया हुमायूं अपना आगरा के किले में, ठीक है, 1536 में। उसके बाद शेर खां से संघर्ष चलता है 1537 से 1540। तो शेर खां से संघर्ष में सबसे पहले हुमायूं क्या करता है कि जो चुनार का पहला घेरा हुआ था ना, तो उसी चुनार के किले पर दोबारा से वो घेरा डाल लेता है। इस बार चुनार के किले को वो जीत लेता है, लेकिन इस बार वहाँ पर शेर खां नहीं था, शेर खां का बेटा था। तो शेर खां के बेटे से वो चुनार का किला जीत लेता है। और आप जानते हैं चुनार का किला पूर्वी द्वार होता है, पूर्वी द्वार है ये, क्योंकि यहाँ बंगाल, बिहार वाला जो क्षेत्र है। तो चुनार का किला जीतने के बाद यहीं नहीं रुकता हुमायूं, वो अंदर आ जाता है, बंगाल वाले क्षेत्र में आ जाता है, और बंगाल पर भी विजय हासिल कर लेता है। लेकिन बंगाल पर जीत हासिल करने के बाद हुमायूं निश्चिंत हो जाता है, मन मुग्ध हो जाता है। इतना अफ़ीम का सेवन पहले से ही करता है, अफ़ीम के नशे में पूरा मन मुग्ध हो जाता है। उधर शेर खां पूरी तैयारी करता है। यहाँ पर आगरा है, आप जानते हैं, आगरा फाइनली वापस तो आगरा ही जाना है, लेकिन बीच रास्ते में उसने घेरा डाला हुआ है। किसने? शेर खां ने। तो शेर खां ने घेरा डाला हुआ है बिहार वाला जो इलाका है, चौसा बिहार में ही पड़ता है। तो इस इलाके में युद्ध होता है। इस युद्ध को कहा जाता है चौसा का युद्ध, क्योंकि जो बीच का रास्ता है, कई जैसे बनारस, कड़ा, कन्नौज, संभल, ये सभी क्षेत्र हुमायूं ने जीत लिए हैं। यही रास्ता है बंगाल से आगरा जाने के लिए। हुमायूं अगर बंगाल से आगरा जाएगा तो बीच में शेर खां से पाला पड़ेगा ही, और पाला पड़ा। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ, और बिहार में कर्मनाशा नदी है, इसी नदी के किनारे युद्ध होता है। कुछ वर्षों तक तो ये युद्ध टला रहता है, वहीं पर नदी के आसपास ये दोनों सेनाएं खड़ी रहती हैं। और नदी, ये मान लीजिए नदी है, एक तरफ शेर खां की सेना है, और एक तरफ हुमायूं की सेना है। हुमायूं की जहाँ सेना है वो क्षेत्र नीचे था, शेर खां की जो सेना थी ये क्षेत्र ऊंचा था। जब बारिश पड़ती है, बारिश का इंतज़ार कर ही रहा होता है शेर खां। बारिश पड़ती है, मानसून आता है, बारिश पड़ती है, तो यहाँ इस इलाके में बाढ़ आ जाती है। तो हुमायूं की सेना तितर बितर हो जाती है। इसका लाभ उठाकर हुमायूं पर आक्रमण कर देता है। इस चौसा के युद्ध में हुमायूं की हार हो जाती है, शेर खां जीत जाता है। तो हुमायूं तुरंत जान बचाकर आगरा भाग जाता है, और इसी युद्ध में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। भले ही हुमायूं आगरा भाग जाता है, लेकिन ये पीछा करता है, हुमायूं का पीछा करता है शेर खां, और दोनों का फिर मुकाबला होता है कन्नौज में, बिलग्राम में फिर मुकाबला होता है 1540 में। और इस युद्ध में फिर से शेरशाह की जीत हो जाती है, और इस बार तो हुमायूं का काम ही तमाम हो जाता है। काम तमाम इन द सेंस उसको भारत छोड़कर जाना ही पड़ता है। वो सिंध होते हुए ईरान भाग जाता है। तो ईरान के जो शासक थे शाह, वो इसको अपनी शरण में रखते हैं। और रास्ते में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। हुमायूं ने शादी कर ली थी, हमीदा बानो बेगम से शादी कर ली थी, और ये और कोई नहीं, जो हिंदाल था हुमायूं का भाई, उसी के गुरु
मीर अली अकबर, उन्हीं की बेटी थी हमीदा बानो बेगम, और इसी पत्नी से एक लड़के की प्राप्ति हुई थी अकबर, जिसका इतिहास आगे चलकर आपको पढ़ना है। तो हमीदा बानो बेगम से शादी हुई थी इसी दौरान, और पुत्र की प्राप्ति हो गई थी 1542 ईस्वी के आसपास। उसके बाद दोबारा से वापस आता है हुमायूं। माछीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में। 1555 में लुधियाना के पास जगह पड़ती है माछीवाड़ा, यहाँ पर युद्ध होता है और अफ़गानियों का शासन था, आप जानते हैं 1540 से 1555 तक अफ़गानियों का ही शासन था, अर्थात शेरशाह सूरी के वंशजों का ही राज था। तो अफ़गानियों को हराता है इस युद्ध में हुमायूं, और उसी वर्ष कुछ ही 2 किलोमीटर की दूरी पर सरहिंद में एक बार फिर से इनसे युद्ध होता है। ये फाइनल युद्ध था। इस युद्ध में भी अफ़गानियों को हराने के बाद जो सूरी वंश था, सूरी डायनेस्टी थी, समाप्त हो जाती है और दोबारा से हुमायूं का अर्थात मुग़लों का शासन शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी। उसके बाद ये ज़्यादा देर तक एंजॉय ये भी नहीं कर पाता। उसके एक ही वर्ष के बाद 1556 ईस्वी में सीढ़ियों से गिरने के कारण जो लाइब्रेरी थी, दीन पना महल था, इसी के द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में, ये देख लीजिए, इसी की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा है, हुमायूं के बारे में पूरी जानकारी है, ये लिखा हुआ है इसी की बहन ने, गुलबदन बेगम, गुलबदन बानो बेगम पूरा नाम है। ये बाबर की बेटी थी, अर्थात हुमायूं की बहन थी, इसी के द्वारा रचना की गई है हुमायूं नामा की। तो ये पूरी कहानी है, आपको समझनी है। तो इसके अलावा क्लास नोट्स, बेहतरीन क्लास नोट्स है बच्चों, बेहतरीन से बेहतरीन क्लास नोट्स है, पूरा रिसर्च करके एक कंटेंट तैयार किया हुआ है। एक बार पढ़ लेंगे आपने, कोई भी एग्ज़ाम हो अच्छा स्कोर कर सकेंगे। और इसकी खासियत यह है ना कि इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है, इसमें इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया है कि आपने अगर कभी इतिहास पढ़ा भी नहीं है तो एक एक लाइन आप पढ़कर समझ जाएंगे। इतनी आसान भाषा है, कोई किताबी भाषा नहीं है। तो कंप्लीट जीएस के क्लास नोट श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हैं, तो श्री एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है बच्चों, इसी एप्लीकेशन पर जीएस फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। जीएस की क्लासेस चल रही हैं, एक्सपर्ट हो जाएंगे, बहुत सिंपल तरीके से बताया जा रहा है। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।